રહ્યા છે યુફ્લેક્સના ગ્રુપ પ્રેસિडेंट અને सीएफओ राजेश भाटिया। राजेश सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर सीएनबीसी बजाज पर। और सर नंबर्स के ऊपर एक ओवरऑल व्यू लेना चाहेंगे। जैसे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इस क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ से पोस्ट किया है, क्या आउटलुक रहेगा सर उन रिजल्ट्स और अर्निंग्स को आप कैसे देख रहे हैं? डिसेंट क्वार्टर है। हमने इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग इतने हेडविंड्स थे, जीएसटी ट्रांजिशन, यूएस टैरिफ्स और भी कई चीजें थी इस बार, बट हम लोग फ्लैट रहे हैं ऑन ए ईयर ऑन ईयर बेसिस। थोड़ा हमारा बिजनेस सीजनल भी है, बट अगर हम H1 देखें तो हम ऑब्वियसली हमने अच्छा किया है, चाहे वो सेल्स रेवेन्यू हो, चाहे वो एबिटा हो, और पैट लेवल पे तो हम लोग पिछली बार के ह्यूज लॉस से 150 करोड़ 150% अप हैं। तो असेप्टिक में हमने H1 में अपना हाईएस्ट एवर वॉल्यूम किया है, विच इज 5.5% मोर देन व्हाट वी डिड लास्ट ईयर। तो काफी पॉजिटिव्स हैं। अगर ये हेडविंड्स नहीं होते तो हम लोग और अच्छा कर सकते थे, बट अभी ये हेडविंड्स, स्पेशली द यूएस द जीएसटी ट्रांजिशन, आपका टैरिफ भी इशू लग रहा है अभी रिजॉल्व हो जाएगा, तो आगे क्वार्टर्स में बहुत अच्छा रहने वाला है। नई कैपेसिटीज भी ऐड होने को हैं। अनदर विद इन 2 to 3 क्वार्टर्स वो वॉल्यूम्स भी ऐड हो जाएंगे। तो ओवरऑल काफी बुलिश हैं अभी हम लोग गोइंग इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स फॉर श्योर। जी जी। और राजेश सर, ये भी जानना चाहेंगे आगे जो रियलाइजेशन एंड वॉल्यूम ब्रेकअप इन रेवेन्यू, और साथ ही यहाँ से अगर देखने जाए स्प्लिट बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रेवेन्यू के फ्रंट पर अगर बात करें तो वो कैसे शेयर करना चाहेंगे आप? तो हमारा डोमेस्टिक और ओवरसीज में जो स्प्लिट है वो करीब 56% comes from international business and 44% comes from the domestic business for us. तो वो स्प्लिट हमारा मोर और लेस पिछले 3 क्वार्टर से अगर हम देखें तो उतना ही मेंटेन्ड है। कोई नई कैपेसिटीज कहीं पे आएंगी, उससे रेवेन्यू बढ़ेगा ओवरसीज में या इंडिया में, तो उसके बेस पे चेंज होगा। जैसे अभी हमने असेप्टिक पैकेजिंग में इंडिया में जो हम ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कर रहे थे, डी बॉटलनेकिंग, वो अभी हमने अक्टूबर में इम्प्लीमेंट कर दिया है, कमीशन कर दिया है। तो उसका बिकॉज अभी ऑफ सीजन चल रहा है इस इंडस्ट्री के लिए, तो जनवरी से उसका पूरा बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा। तो उससे डोमेस्टिक रेवेन्यू बढ़ेगा, तो थोड़ा डोमेस्टिक का टिल्ट हो जाएगा। बट ये टिल्ट ना बहुत ज्यादा चेंज होगा नहीं, क्योंकि कभी इंडिया में एक्सपेंशन आएगा, कभी ओवरसीज में आएगा। तो आई थिंक जो अभी हमारा लेवल है 56 to 60% ओवरसीज एंड रेस्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट, वो हम लोग आगे चलते हुए अचीव वही लेवल्स रहेंगे जो हम देख रहे हैं। जी राइट सर। सर एक हेडविंड्स वैसे तो आपने मेंशन किया फॉर टैरिफ, बट अगर डिमांड देखें इंटरनेशनल मार्केट में वो कैसे देख रहे हैं, और प्लांट यूटिलाइजेशन कैपेसिटी वो कैसा है वहाँ पर? तो रीजन टू रीजन डिपेंड करता है। हमने इंडिया में देखा है हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेटर हुआ है, नाइजीरिया में बेटर हुआ है। हमारा जो यहाँ पे यूटिलाइजेशन कम हुआ है वो है लार्जली यूरोपियन टेरिटरीज, और वहाँ पे यूटिलाइजेशन कम होने की बहुत बड़ी वजह डिमांड का कॉम्प्रेस होना नहीं है। वहाँ पे मेन फैक्टर है कि जो अभी वहाँ पे इंपोर्ट्स ज्यादा हो रहे हैं, उसकी वजह से ये स्थिति बनी है। इसी क्वार्टर में ये स्थिति हमने देखी है जो बनी है। तो ये जो टैरिफ का घमासान चल रहा है, उसकी वजह से जो सप्लाई चेन इधर से उधर हो रहा है, वो अभी सेटल होगा कहीं पे, और उसके बाद क्लियर पिक्चर इमर्ज होगी कि कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, कहाँ नहीं। अभी जो कंपनीज यूएस में मटेरियल एक्सपोर्ट कर रही थी, उनको यूएस मुश्किल लग रहा है, सो दे आर एक्सपोर्टिंग मोर टू यूरोप। Not only Indian companies, but also Southeast Asian and Chinese companies as well. तो ये कहीं ना कहीं टैरिफ का जो सारा घमासान चल रहा है उसके चलते सेटल होंगी ये चीजें। बट ओवरऑल अगर हम देखें कि कंजम्पशन में कोई बहुत इम्पैक्ट है, वो क्लियरली नहीं है। कंजम्पशन इज ऑलवेज इज
definitely going to be better. जी, और सर कैपेक्स के बारे में एक मेंशन किया था आपने, बट आगे ये जानना चाहेंगे एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी के या फिर इनोवेशन फ्रंट पर देखें, न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग, उसके ऊपर कुछ डिटेल्स जो आप शेयर कर सकें। तो एक्सपेंशन तो हमने अभी इस क्वार्टर में एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। हम लोग धारवाड़ में, जहाँ पे हमने पहले 3 साल पहले बोपेट फैसिलिटी लगाया था, अब वहाँ पे हम एक और प्लांट लगाने जा रहे हैं। और ओवरसीज में जो हमारे कुछ प्लांट्स हैं जो अभी एडवांस स्टेज पे हैं कंस्ट्रक्शन के, जैसे यूरोप में हमने 12 मिलियन पैक्स ईयर का असेप्टिक पैकेजिंग जो अनाउंस किया था, WPP बैग्स हमने अनाउंस किया था मेक्सिको में, और इंडिया में हमने रिसाइकलिंग की जो सरकार ने मैंडेट किया है 1 अप्रैल से कि आपको 10-15% आपको MLP में रिसाइकिल करना है, 30% आपको रिजिड में रिसाइकलिंग मटेरियल यूज करना है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 317 करोड़ रुपए का। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे अगले आने वाले समय में। हमारा अनुमान है कि इसमें जैसे 1-2 साल में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल एक रीजनेबल नंबर पे पहुंचेगा, तो यहाँ से हमें करीब 3000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक्रीशन मिलेगा और 15 से 18% एबिटा मार्जिन पे, क्योंकि असेप्टिक पैकेजिंग में हम ज्यादा है एबिटा मार्जिन, रिसाइकलिंग में और WPP में मार्जिन्स आर बेटर। तो 500 करोड़ should come as an additional revenue with these new projects। और जो एग्जिस्टिंग मार्केट्स हैं उसमें अगर प्राइसिंग पावर आती है, जैसे यूरोप में मैंने अभी बताया थोड़ा सा इम्पैक्टेड है बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ डिसरप्शन, तो ये ठीक होगा। तो फ्यूचर लुक्स वेरी वेरी क्लियरली वेरी बुलिश। इन्हीं को देखते हुए हमने ये नई कैपेसिटीज प्लान की थी कुछ साल पहले, और अब वो हम लोग काफी करीब हैं उनको कमीशन करने के, और उससे प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों बढ़ेगा फॉर श्योर। सर एक लास्टली जानना चाहेंगे, क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो वॉलेटिलिटी दिख रहे हैं, कुछ इम्पैक्ट उसका देख रहे हैं ऑन प्राइसिंग? देखिए, उसका फर्क थोड़ा बहुत पड़ता है वर्किंग कैपिटल पे, कि अगर क्रूड ज्यादा है तो मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाता है, बट उसमें हम लोग पास ऑन कर पाते हैं कस्टमर को कि क्रूड ऑयल में कोई बहुत ज्यादा भी वॉलेटिलिटी नहीं है, रीजनेबल लेवल की वॉलेटिलिटी है। बट हमारी इंडस्ट्री में हम लोग वो इतना बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं है हमारे रेवेन्यूज को या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को। तो थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल प्लस माइनस हो सकता है। अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए तो मेरे को अपना रॉ मटेरियल थोड़ा महंगा खरीदना पड़ेगा, मेरे फिनिश गुड्स भी थोड़े महंगे हो जाएंगे, बट मार्जिन पे कोई लंबा चौड़ा इम्पैक्ट नहीं है। राजेश सर, काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग। बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू जी, थैंक यू।